विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स में हमारा टॉपिक था मोस्ट जनरल मोशन ऑफ ए फ्लूइड एलिमेंट। और इस टॉपिक में अब तक हम jth कंपोनेंट ऑफ डी आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर v, जो कि क्यू पॉइंट पर रिलेटिव वेलोसिटी का सेकंड पार्ट था। क्यू पॉइंट पर रिलेटिव वेलोसिटी का फर्स्ट पार्ट फ्लूइड एलिमेंट के मोशन का ट्रांसलेशन पार्ट था। तो डी आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर v के लिए ये एक्सप्रेशन होता है, यानी इसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, ई आई जे डी एक्स आई प्लस ओमेगा आई जे डी एक्स आई। ये हम देख चुके थे। और ई आई जे और ओमेगा आई जे के लिए ये एक्सप्रेशंस होते हैं। इनकी डेफिनेशन से क्लियर था, ई आई जे इज ए सिमेट्रिक टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, जबकि ओमेगा आई जे इज ए एंटी सिमेट्रिक टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम ओमेगा आई जे डी एक्स आई के ऊपर डिस्कशन करेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि फ्लूइड एलिमेंट के मोशन का रोटेशन पार्ट ओमेगा आई जे डी एक्स आई होता है। इसके लिए हम ओमेगा आई जे, जो कि एंटी सिमेट्रिक टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है, इसकी ओमेगा आई जे के लिए मैट्रिक्स एक्सप्रेशन, मैट्रिक्स फॉर्म देखते हैं। टेंसर एल्जेब्रा से हम जानते हैं एंटी सिमेट्रिक टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 के लिए मैट्रिक्स एक्सप्रेशन ये होगा, जिसकी डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी, जबकि डायगोनल से ऊपर की एंट्रीज डायगोनल के नीचे की एंट्रीज से रिलेशन में होंगी। और वो रिलेशन ओमेगा आई जे इक्वल्स टू माइनस ओमेगा जे आई से दिया जाता है, ये हम जानते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें तो इक्वेशन 2 से क्लियर है ओमेगा आई जे की 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हैं, यानी इस टेंसर के सिर्फ 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं परम्यूटेशन टेंसर के चैप्टर में हमने पढ़ा होगा कि एंटी सिमेट्रिक टेंसर को एक वेक्टर के साथ एसोसिएट किया जा सकता है, यानी ओमेगा आई जे को एक वेक्टर ओमेगा, जिसे हम ओमेगा वेक्टर कहेंगे, इसके साथ एसोसिएट किया जा सकता है, जिसका टेंसर नोटेशन ओमेगा के होगा। इस तरह से एसोसिएट किया जा सकता है, ओमेगा आई जे इक्वल्स टू एप्सिलॉन आई जे के इंटू ओमेगा के, जहाँ एप्सिलॉन आई जे के परम्यूटेशन टेंसर है। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। एप्सिलॉन आई जे के इक्वल्स टू 0 इफ़ एनी टू इंडिसेस आर सेम, यानी आई जे और के वैल्यूज़ में से कोई भी दो सेम हो तो एप्सिलॉन आई जे के 0 होता है। 1 होता है इफ़ आई जे के हैव इवन परम्यूटेशंस ऑफ 1 to 3, और -1 होगा इफ़ आई जे के हैव ऑड परम्यूटेशन ऑफ 1 to 3। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में देखना चाहें, यहाँ से क्लियर है कि के जो इंडेक्स है वो डमी इंडेक्स है, यानी जो समेशन होगा एक्सपांसन में वो इंडेक्स के पर होगा, के इंडेक्स के ऊपर होगा। तो इक्वेशन 3 में यदि हम i और j इक्वल्स टू 1 and 2 रखें तो ओमेगा 1 2 की वैल्यू होगी एप्सिलॉन 1 2 के ओमेगा के। अब चूंकि के डमी इंडेक्स है तो के लिए एक्सपांसन होगा एप्सिलॉन 1 2 1 ओमेगा 1 के इक्वल्स टू 1 प्लस के इक्वल्स टू 2 प्लस के इक्वल्स टू 3। एप्सिलॉन 1 2 1 की वैल्यू 0 होगी, दो इंडेक्स रिपीट हो गए हैं। एप्सिलॉन 1 2 2 की वैल्यू भी 0 होगी, यहाँ भी दो इंडेक्स की वैल्यू सेम है। जबकि एप्सिलॉन 1 2 3 एक इवन परम्यूटेशन है, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ओमेगा 3। तो यहाँ से क्लियर है कि वेक्टर ओमेगा के इक्वल्स टू 3 के लिए ओमेगा 3 ओमेगा 1 2 से 1 2 के इक्वलेंट होगा। ऊपर हम देख चुके हैं सेकेंड ऑर्डर टेंसर ओमेगा आई जे को फर्स्ट ऑर्डर टेंसर ओमेगा के से एसोसिएट किया जा सकता है। इसका कन्वर्सली भी हम देख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर ओमेगा के को सेकेंड ऑर्डर टेंसर ओमेगा आई जे से एसोसिएट किया जा सकता है, या ओमेगा आई जे की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसके लिए हम ये एक्सप्रेशन कंसिडर करते हैं एप्सिलॉन आई जे के ओमेगा आई जे, और हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये 2 ओमेगा के इक्वल है।
यदि हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ दो डमी इंडिसेस हैं आई एंड जे, यानी समेसन आई और जे दोनों के ऊपर होगा। और जब दो इंडेक्स के ऊपर समेसन होता है तो इसमें नो टर्म्स होंगी। यदि आई इक्वल्स टू आई एंड जे इक्वल्स टू 1 2 3 हो, यानी इसके एक्सप्रेशन में 9 टर्म्स होंगी। तो हम कन्वीनियंस के लिए एक पर्टिकुलर केस के इक्वल्स टू 3 लेते हैं। के इक्वल्स टू 3 के केस में ये एक्सप्रेशन होगा एप्सिलॉन आई जे 3 ओमेगा आई जे। परम्यूटेशन टेंसर की डेफिनेशन से जानते हैं, जब दो इंडिसेस सेम होंगे तो एप्सिलॉन आई जे के की वैल्यू 0 होती है। ये हम पीछे डेफिनेशन देख चुके हैं। यानी यहाँ जब के इक्वल्स टू 3 ले लिया हमने, तो उस सिचुएशन में आई और जे के लिए सिर्फ दो चॉइस हैं जो कि 1 और 2 है। यानी इसकी सिर्फ दो टर्म्स नॉन जीरो टर्म्स होंगी, एप्सिलॉन 1 2 3 ओमेगा 1 2 प्लस एप्सिलॉन 2 1 3 ओमेगा 2 1। ये दो नॉन जीरो टर्म्स होंगी इसकी। 1 2 3 एक इवन परम्यूटेशन है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। एप्सिलॉन 2 1 3 ऑड परम्यूटेशन होने के कारण इसकी वैल्यू -1 होगी। और ओमेगा आई जे की मैट्रिक्स फॉर्म में या मैट्रिक्स एक्सप्रेशन में हम देख चुके हैं ओमेगा 2 1 इक्वल होता है माइनस ओमेगा 1 2 के। एंटी सिमेट्रिक टेंसर है तो एप्सिलॉन आई जे 3 ओमेगा आई जे इक्वल होगा 2 ओमेगा 1 2 के। और ओमेगा 1 2 हम अभी पीछे देख चुके हैं, ओमेगा 1 2 की वैल्यू थी ओमेगा 3, यानी एप्सिलॉन आई जे 3 ओमेगा आई जे इक्वल टू 2 ओमेगा 3। जब k इक्वल्स टू 3 पर्टिकुलर केस में एप्सिलॉन आई जे 3 ओमेगा आई जे इक्वल टू 2 ओमेगा 3, हैंस वी कैन से एप्सिलॉन आई जे के ओमेगा आई जे इक्वल्स टू 2 ओमेगा के। और हम इसको सॉल्व कर कर कह सकते हैं ओमेगा के इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन आई जे के ओमेगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 असाइन कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 से ओमेगा आई जे डी एक्स आई को एप्सिलॉन आई जे के ओमेगा के डी एक्स आई लिख सकते हैं। यानी इक्वेशन नंबर 3 से ओमेगा आई जे की वैल्यू रखने पर हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 6 कहते हैं। और हमने जो नोट्स की पीडीएफ शेयर की थी वहाँ हमने डायरेक्टली कहा था कि एप्सिलॉन आई जे के ओमेगा के डी एक्स आई यानी राइट हैंड साइड ऑफ 6 इज इक्वल टू द ओमेगा क्रॉस डी आर। यहाँ हम इस बात को समझाते हैं, ये प्रूफ करते हैं कि ये ओमेगा क्रॉस डी आर के इक्वल क्यों है। तो इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को कंसिडर करते हैं एप्सिलॉन आई जे के ओमेगा के डी एक्स आई। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ दो डमी इंडेक्सेस हैं आई एंड के, यानी समेसन इन दोनों इंडेक्स आई और के ऊपर होगा। यानी इस एक्सप्रेशन में नो टर्म्स होंगी जो हम देख सकते हैं। यदि हम पहले के ऊपर समेसन लें एप्सिलॉन आई जे के ओमेगा के डी एक्स आई, तो के ऊपर समेसन लेने पर हमें 3 टर्म्स मिलेंगी। एप्सिलॉन आई जे 1 ओमेगा 1 के इक्वल्स टू 1 के केस में, के इक्वल्स टू 2 और के इक्वल्स टू 3 के केस में। अब सिर्फ आई डमी इंडेक्स होगा, यानी हमें समेसन आई के ऊपर लेना होगा, लेकिन प्रत्येक टर्म से हमें 3 टर्म्स मिलेंगी। यानी हमें ये नो टर्म्स मिलेंगी एप्सिलॉन आई जे के ओमेगा के डी एक्स आई के लिए। यानी राइट हैंड साइड ऑफ 6 इज इक्वल टू द दिस एक्सप्रेशन, और इसको हम इक्वेशन नंबर 7 कह सकते हैं। अब हम एक पर्टिकुलर केस की बात करते हैं। जब j इक्वल्स टू 1 रखें तो इक्वेशन नंबर 6 से हम कह सकते हैं एप्सिलॉन आई 1 के ओमेगा के डी एक्स आई, यानी j की जगह पर सिर्फ 1 रख दिया है हमने। तो फर्स्ट ब्रैकेट की तीनों टर्म्स 0 होंगी क्योंकि इंडेक्स रिपीट हो रहा है, तो इस ब्रैकेट की तीनों टर्म्स 0 होंगी। सेकेंड ब्रैकेट में एक नॉन जीरो टर्म होगी जो कि एप्सिलॉन 3 1 2 डी एक्स 3 ये टर्म होगी इनटू ओमेगा 2 होगी। और थर्ड ब्रैकेट में भी हमें एक नॉन जीरो टर्म मिलेगी एप्सिलॉन 2 1 3 डी एक्स 2 इंटू ओमेगा 3।
यानी j इक्वल्स टू 1 के केस में एप्सिलॉन आई 1 के ओमेगा के डी एक्स आई इक्वलेंट है ओमेगा 2 डी एक्स थ्री माइनस ओमेगा 3 डी एक्स टू के। इसको हम इक्वेशन नंबर 8 कहते हैं। यानी इक्वेशन नंबर 6 का राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है उसका jth कंपोनेंट या फर्स्ट कंपोनेंट j इक्वल्स टू 1 के केस में फर्स्ट कंपोनेंट ओमेगा 2 डी एक्स थ्री माइनस ओमेगा 3 डी एक्स टू है। अब हम ओमेगा क्रॉस डी आर यानी ओमेगा और डी आर का वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे और वेक्टर अलजेब्रा से हम जानते हैं ओमेगा क्रॉस डी आर के लिए ये एक्सप्रेशन होगा जो कि इक्वेशन नंबर 9 से दिया है हमने। यदि हम इसके फर्स्ट कंपोनेंट को देखें जो कि ओमेगा 2 डी एक्स थ्री माइनस ओमेगा 3 डी एक्स टू है जो कि इक्वेशन नंबर 8 के इक्वल है, यानी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ओमेगा क्रॉस डी आर इज इक्वल टू द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर एच एस ऑफ इक्वेशन नंबर 6। यानी इक्वेशन नंबर 6 का राइट हैंड साइड का फर्स्ट कंपोनेंट ओमेगा क्रॉस डी आर के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल है। इसी तरह से सेकंड कंपोनेंट इक्वेशन नंबर 6 के राइट हैंड साइड का ये होगा और थर्ड कंपोनेंट ये होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 6 का राइट हैंड साइड जो कि ओमेगा आई जे डी एक्स आई के इक्वल है, ओमेगा आई जे डी एक्स आई ओमेगा क्रॉस डी आर के इक्वलेंट है। और रिजिड बॉडी रोटेशन से हम जानते हैं ओमेगा क्रॉस डी आर का मीनिंग होता है कि जैसे फ्लूइड एलिमेंट का टोटल मास पॉइंट Q पर प्लेस्ड होकर पॉइंट P से जाने वाली किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेशन कर रहा हो। यानी हम कह सकते हैं कि किसी फ्लूइड एलिमेंट के जनरल मोशन में रोटेशन भी एक पार्ट होता है। और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के, जिसको हम टेंसर नोटेशन में ओमेगा के लिखते हैं, ओमेगा के इक्वल्स टू होता है 1/2 कर्ल ऑफ वेक्टर v और ओमेगा इज नोन एज वर्टिसिटी वेक्टर। ये भी हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि ओमेगा के 1/2 कर्ल ऑफ वेक्टर v क्यों होता है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं इक्वेशन नंबर 5 में डिफाइन कर चुके हैं ओमेगा के इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन आई जे के ओमेगा आई जे, या ओमेगा 3 यहाँ से हम देख सकते हैं ओमेगा 3 होगा ओमेगा 1/2 और ओमेगा 1/2 की डेफिनेशन से ओमेगा आई जे डिफाइन किया था हमने 1/2 डेल वी जे ओवर डेल एक्स आई। डेल वी जे मीन्स डेल v2 बाई डेल x1 माइनस डेल v1 बाई डेल x2। ये डेफिनेशन होती है ओमेगा 1/2 की। यानी ओमेगा 3 ये होगा यदि हम ओमेगा 1/2 कर्ल ऑफ वेक्टर v का फर्स्ट कंपोनेंट देखेंगे, यानी इस वेक्टर प्रोडक्ट को देखेंगे, तो उसकी अब फर्स्ट कंपोनेंट ये ही होगा 1/2 डेल v2 बाई डेल x1 माइनस डेल v1 बाई डेल x2। तो आज के इस वीडियो में हम ये कंप्लीट कर लेते हैं कि किसी फ्लूइड एलिमेंट का जनरल मोशन में रोटेशन एक पार्ट होता है।